हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 की बुक के 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जंतुओं और पादप में परिवहन। ये बहुत ही अच्छा लेसन है और आपको इससे एक प्रश्न जरूर मिलेगा। इसमें परिवहन के बारे में बताया गया है कि जो पोषक तत्व होते हैं शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचते हैं। तो जंतुओं और पादप दोनों के बारे में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों को पता है कि भोजन बहुत ही आवश्यक है और जल भी आवश्यक है और वायु भी यानी ऑक्सीजन भी आवश्यक है जीवित रहने के लिए। आगे लिखा है, उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव है? चित्र को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ इस चित्र की बात हो रही थी। इसमें हृदय दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हृदय है। ये जो नीले रंग से दिखाई जा रही हैं ये सिराएं हैं, और जो लाल रंग से दिखाई जा रही हैं ये धमनी है। इनका कार्य क्या है ये आपको नीचे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या है। तो सबसे पहले लिखा है रक्त। रक्त के बारे में जान लेते हैं। रक्त, इसे ही रुधिर कहते हैं, खून कहते हैं। तो लिखा है, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये क्या है? ये तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। यानी रक्त के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? यह जो भोजन पच जाता है उसे छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। तो रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। आगे लिखा है, रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। यानी रक्त जो है एक तरल से बना होता है और ये तरल क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि जो रक्त है वह लाल किस लिए दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाती है, यानी खून की भी कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि शरीर की सभी कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, यानी ऑक्सीजन जो प्रदान किया जाता है उसे सही प्रकार से प्रदान नहीं किया जा सकता यदि शरीर में हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त लाल क्यों होता है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण।
आगे लिखा है रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत कोशिकाएं कहते हैं, यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है और ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में लिया भी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूजो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होती है जिन्हें पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब फीवर आता है तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है कम हो जाती है। तो ये याद रखना है कि जो रक्त का थक्का बनता है वह किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण। आगे अब लिखा हुआ है रक्त वाहिनियां, यानी ये क्या है, ये रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिखा है शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, यानी जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वह फेफड़ों में भर जाती है और रक्त इस ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है और उन्हीं भागों से क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अन्य अपशिष्ट होते हैं उनको ले लेता है, यानी ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट ले लेता है। यही यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है। कौन सा रक्त है ये, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा था। तो अध्याय 6 में यही तो पढ़ा था कि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे लिखा है इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और सिरा। तो 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं, एक है धमनी और एक है सिरा। अब इन दोनों के अलग अलग कार्य बताए गए हैं कि धमनी का कार्य क्या है और सिरा का कार्य क्या है, तो ये नीचे पढ़ेंगे। तो पहले लिखा है धमनी के बारे में कि धमनी क्या है, इसका कार्य क्या है। तो चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। लिखा है धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और यही आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको प्रश्न जो है इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसमें धमनियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वहां पर लिख दिया जाएगा कि इनकी भित्तियां पतली होती हैं। तो आपको याद रखना है कि धमनियों की भित्तियां जो होती हैं वह मोटी होती हैं। भित्ति मतलब दीवार, मोटी और प्रत्यास्थ होती है क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। आगे लिखा है आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि हम कैसे इसका प्रवाह जान सकते हैं कि किस प्रकार से रक्त बह रहा है धमनी में। तो लिखा है अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। इस तरीके से आपको रखना है जिस तरीके से चित्र में दर्शाया गया है। क्या आपको कोई स्पंदन गति यानी धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद यानी नब्ज कहलाता है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब कभी भी फीवर आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसी प्रकार से हाथ पकड़ के देखता है। तो वह क्या देखता है? नब्ज देखता है। आगे लिखा है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। यानी जो धक धक आप महसूस करते हैं, स्पंदन गति होती है ये, और ये किस कारण होती है? रक्त के प्रवाह के कारण। और ये रक्त प्रवाह किसमें हो रहा है? धमनी में। आगे लिखा है देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है।
आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। यानी 1 मिनट में जितनी स्पंदन होते हैं वह क्या कहलाता है? स्पंदन दर। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि एक वयस्क व्यक्ति की सामान्यता जो स्पंदन दर है वह कितनी होती है? 72 से 80 मिनट। यही आपको याद रखना है। तो धमनियों का कार्य यही है, ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। और कहाँ से ले जाती है? हृदय से ले जाती है। और धमनियों की जो भित्तियां होती हैं वह कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। अब बताया जा रहा है सिराओं के बारे में। ये क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं सिराएं कहलाती हैं। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। यानी इनमें ऐसे वाल्व होते हैं जिनमें रक्त सिर्फ हृदय की ओर ही प्रवाहित होता है। ये चित्र के माध्यम से परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था को दर्शाया जा रहा है। ये धमनी है जिनमें जो रक्त है ये ऑक्सीजन समृद्ध है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सिराएं हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है और ये शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय में जा रहा है। ये फेफड़े दिखाए गए हैं। ये फुफ्फुस सिरा है और ये फुफ्फुस धमनी है। ये फुफ्फुस सिरा है और ये फुफ्फुस धमनी है। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो सिराएं होती हैं ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती, यानी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, और धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है शरीर के विभिन्न भागों तक, और ये वापस शरीर से रक्त ले आती है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध और हृदय तक ले जाती है। लेकिन ये जो फुफ्फुस सिरा होता है इसमें ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बहता है, और ये जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। यानी इसमें जो रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी में, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ये एक बड़ा अंतर है, ये आपको याद रखना है। धमनियों में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। और इसी प्रकार से सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बहता है। तो ये फेफड़ों से रक्त ले रही हैं और हृदय तक पहुंचा रही हैं, और ये हृदय से ले रही हैं फेफड़ों तक पहुंचा रही हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ये और देख लीजिए, ये धमनियां हैं, ये छोटी छोटी रक्त वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं। तो ये केशिकाएं कहलाती हैं, ये आपको याद रखना है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्र को देखिए, क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई दे रही हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली हो जाती हैं, पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। अब जो मैंने अभी आपको फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा के बारे में बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर रक्तदान के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिग्रहित जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। अब हृदय के बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। आगे लिखा है
एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। तो हृदय जो है बिना रुके कार्य करता रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे हम सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे कोई कार्य कर रहे हो, हृदय हमेशा ही धड़कता रहता है। आगे लिखा है, हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि हृदय आपका कितना बड़ा है, एक मुट्ठी के बराबर है। आगे लिखा है, जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय जो है, मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, तो 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष होते हैं, वह अलिंद कहलाते हैं, और निचले 2 कक्ष होते हैं, निलय कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। यानी कक्षों के बीच का जो विभाजन जो दीवार है, वह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। तो इस हृदय में दिखाई गई है, इस चित्र में दिखाई गई है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है पूरा। तो इसे समझने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मानव हृदय का काट चित्र है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको तो आपको पूरा दिखाई देगा। ये महाशिरा है, ये महाधमनी है, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस सिरा है, ये बायां अलिंद है, ये बायां निलय है, ये दायां अलिंद और ये दायां निलय। ये आप देख सकते हैं, ये कक्षों के बीच का विभाजन दीवार है, यही रक्त को मिलने नहीं देती है। ये जो मैंने सफ़ेद कलर से कर दिया है, ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है, ये कार्बन डाई समृद्ध रक्त है। तो ये इसी दीवार के कारण आपस में नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हृदय स्पंद के बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप अभी हाथ रखकर अपने हृदय के धड़कने के जो स्पंदन है, यानी हृदय के जो स्पंदन है, धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, जो डॉक्टर अपने गले में डाले रहते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा। आगे लिखा है, चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे से 2 ईयर पीस लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। इस तरीके से ये कानों में लगाने के लिए होते हैं, ये हृदय पर रखा जाता है और इनके द्वारा इन्हें
सुना जाता है। ये एक नली द्वारा ये जुड़ा होता है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से स्टेथोस्कोप बनाना सिखाया गया है, लेकिन हमें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है, हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया। उन्हें परिसंचारी कहा जाता था, यानी सर्कुलेटर। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बूजो जानना चाहता है क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। तो जो स्पंज और हाइड्रा होते हैं इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र होता है कि नहीं, तो आपको याद रखना है कि इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है और ना ही इनके अंदर रक्त होता है। ये जिस जल में रहते हैं वही इनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है, और जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। तो इन्हें रक्त की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम आसानी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन शरीर में और भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उन्हें कैसे शरीर बाहर निकालता है उसके बारे में समझाया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, जंतुओं में उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन ही कहलाता है। तो ये किस प्रकार से होता है इस बारे में लिखा है। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं? ये शरीर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। लिखा है, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ कहीं और से नहीं आते। ये जब कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो ये अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। ये विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से निकालना आवश्यक होता है। इन पदार्थों को शरीर से निकालने का जो प्रक्रम होता है वह उत्सर्जन कहलाता है, और उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं वह मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है।
जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। यानी कि जब रक्त वृक्कों में पहुंचता है, वृक्क यानी कि गुर्दे, और इन्हीं को किडनी कहते हैं, तो ये जब रक्त इनमें पहुंचता है तो इनमें क्या होता है, उपयोगी पदार्थ भी होते हैं और हानिकारक पदार्थ भी होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जो घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वह मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं। यही यहाँ पर आगे बताया गया है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उनमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्सर्जन तंत्र जो है कितने अंग सम्मिलित रूप से बनाते हैं, तो आपको याद रखना है वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये आपको चित्र के माध्यम से समझना आवश्यक है। ये होते हैं वृक्क, आप देख सकते हैं चित्र में इन्हें। ये मूत्र वाहिनियां हैं। उसके बाद नीचे ये मूत्राशय है। यहाँ पर जो मूत्र होता है वह इकट्ठा हो जाता है। ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र रंध्र है, ये नीचे, और यहीं से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी जो कार्य प्रणाली है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या होता है, वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। उसके बाद क्या होता है, मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं जो मैंने आपको दिखाई। ये आप देख सकते हैं जो नली लगी हुई है, ये मूत्र वाहिनियां हैं। उसके बाद क्या होता है, मूत्र जो है मूत्राशय में संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और इसी से मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो 95% तो उसमें जल ही होता है और 5% अपशिष्ट होते हैं जिसमें 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसीलिए जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो पसीना निकलता है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठंडा बनाए रखता है शरीर को।
अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, इन्हें भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लिखा है कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन विधि को अपोहन कहते हैं, यानी डायलिसिस। तो डायलिसिस आप सभी लोग जानते होंगे, अपोहन शायद ही आपने सुना हो। तो जो रक्त के छानने की विधि है उसे डायलिसिस कहा जाता है। आगे लिखा है जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन पदार्थ के रूप में करते हैं, यानी सेमी सॉलिड, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। और ये पूछा जाता है कि जो मानव अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है तो उसमें प्रमुख क्या है, तो यूरिया है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये सभी जो जंतु होते हैं जैसे कि सर्प है, पक्षी है, छिपकली है, ये अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः कैसा होता है, सफेद रंग का यौगिक होता है, यानी यूरिक अम्ल। तो जंतुओं के बारे में भी जान लिया और मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी जान लिया। अब लिखा है पादपों में पदार्थों का परिवहन। अभी तक तो जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, मनुष्य के बारे में पढ़ा, जंतुओं के बारे में पढ़ा। अब जो पादप होते हैं इनमें पदार्थों का परिवहन कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा है आपने अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधे के लिए भोजन बनाना। आगे लिखा है अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। आगे लिखा है क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? तो पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। यानी कि पत्तियों द्वारा जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल होता है, पोषक तत्व पत्तियों द्वारा किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं, और जब पत्ती भोजन बना लेती है तो पौधे के अन्य भागों तक कैसे पहुंचाती है, तो यही आगे बताया जा रहा है। यही तो परिवहन है। तो लिखा है जल और खनिजों का परिवहन किस प्रकार से होता है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है पादप मूलों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो पौधे के सभी भागों में नलिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उन्हीं के माध्यम से जल और पोषक तत्व उन तक पहुंचते हैं। तो यही लिखा हुआ है पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं।
ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं और ये विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाता है। ऊतक क्या होता है, ये कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं और दारू भी कहते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। आगे लिखा है, जाइलम चैनलों का सतत जाल यानी नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। चित्र के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मूल रोम है। ये जो नीले नीले रंग से दिखाए गए हैं, मैंने इसको रेड रेड कर दिया है, ये मूल रोम है। ये होते हैं जाइलम, इन्हें ही दारू कहते हैं। तो ये इस चित्र में दिखाए गए हैं। इसके अलावा तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये जो नीले तीर दिखाए गए हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, ये जो जड़ें हैं इनसे जल और खनिजों का अवशोषण होकर पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जा रहा है। और जो लाल रंग से दिखाई गई है यानी गुलाबी रंग से, तो ये क्या कर रही हैं, जो भोजन है वह पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम यानी पोषवाहक कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं यही पदार्थों का परिवहन करते हैं पेड़ पौधों में। यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि कैसे पौधे के सभी भागों तक खनिज और जल पहुँचते हैं। तो क्या करना है, एक छोटा सा पौधा लेना है, उसकी शाखा को ऐसे काट देना है ब्लेड से और इसे रंगीन पानी में रख देना है। गिलास में पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा रंग ये मिलाना है और उसी में इसे रख देना है। फिर क्या करना है, अब आप देखेंगे कि साकी पौधे की टहनी का कोई भाग लाल दिखाई देता है। अब इसे आपको काटना भी है इस तरीके से, तो आप अंदर भी लाल रंग देखेंगे। यानी जो पानी में लाल रंग था वह पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। तो यही समझाया जा रहा है, जिस प्रकार से रंग सभी भागों तक पहुंच गया उसी प्रकार से जल और खनिज भी पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। आगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, वाष्पोत्सर्जन क्या है, और इसमें फिर से लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसण अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूसण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। तो ये आपको याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे क्या करते हैं, अधिक मात्रा में जल का वाष्पन करते हैं। क्योंकि जितना जल वे अवशोषित करते हैं उतना पूरा जल उनके द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ये उसे बाहर निकाल देते हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लेसन था, इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेगा।
जो भी इस लेसन में पढ़ा है इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी ज़रूर देखते रहिए। रात को 9 बजे वो वीडियो आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।